है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार विद्यार्थियों, आप जैसा कि देख रहे हैं मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक नई सीरीज़, एक नया कार्यक्रम, एक नई प्रेरणा लेकर के आया हूं साथियों। यानी कि मेरा विद्यार्थी मेरा गौरव। जिस तरीके से एक पुत्र की सफलता से पिता को जो खुशी होती है, एक दोस्त की सफलता से एक दोस्त को खुशी होती है, परिवार के सदस्यों को कितनी खुशी होती है जब अपने परिवार का कोई सदस्य किसी लक्ष्य तक पहुंचता है, किसी पद तक पहुंचता है। साथियों, मेरे लिए भी एक बहुत ही खुशी और कहना चाहिए हर्ष का विषय है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस सीरीज़ में यह तय किया कि मैं ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे साथियों को आप सबके सामने लाऊं जिनसे मेरे उन विद्यार्थियों को एक नई प्रेरणा मिले जो कहीं न कहीं तनाव महसूस करते हैं, या कभी उनको लगता है कि ये मेरी असफलता कब तक रहेगी, मुझे कैसे सफलता मिलेगी। यदि कोई ऐसा साथी मुझे आकर के बताए कि वह किस तरीके से आगे बढ़ा है, और ऐसे मन के अनेक प्रश्न जो हर एक विद्यार्थी जानना चाहता है, उसी श्रृंखला को, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैंने पहला प्रयास आपके सामने रखा है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक प्रिय विद्यार्थी जो कि बाड़मेर के सुदूर धोरों के क्षेत्र से आता है और किस तरीके से वह गांव से निकल करके विद्यार्थी जोधपुर तक पहुंचता है, यहाँ से और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वह मेहनत करता है, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं से वह जूझता है और आखिरकार वह एक ऐसे पद तक पहुंचता है जहां एक शिक्षक का स्वप्न एक प्राय विद्यार्थी देखता है। तो साथियों, मैं जो है इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं अपने प्रिय विद्यार्थी किशन सिंह डेलू, जो कि अब वर्तमान में बाड़मेर में अपने गृह जिले में ही जो है स्कूल व्याख्याता हिंदी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज हम उनसे खूब सारी बातें करेंगे, कुछ प्रश्न रखेंगे, और मैं एक लंबी सीरीज़ आपके लिए लेकर के आया हूं। तो मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि किशन यहाँ इस मंच पर आएँ और हम सभी विद्यार्थियों के लिए अपनी बात को रखें। प्रणाम गुरुदेव, नमस्कार। मैं इस ऑनलाइन मंच पर अपने विद्यार्थी को मेरे साथ खड़ा देखकर बहुत ही आनंदित महसूस करता हूं। सबसे पहले इस मंच पर मैं मेरे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथियों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से अपने विद्यार्थी को जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किस तरीके से जो है साथी इस मंच तक पहुंचा है। मैं वैसे जानता हूं इस व्यक्ति के बारे में, मैं वे सारी बातें जानता हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे इन्होंने मेहनत की है, किस तरीके से की है। आपको पुनः एक बार बधाई किशन। और मैं ये चाहता हूं कि कुछ बातें हम आपके साथ शेयर करें जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले मेरा ये एक आग्रह है कि आपने किस तरीके से गांव से निकल करके और गांव के ही पास में एक स्कूल व्याख्याता के पद की जो ये यात्रा की है, ये एक कठिनतम यात्राओं में से एक यात्रा है जीवन की, और जो निश्चित रूप से सफलता की तरफ लाकर जब हम पहुंचते हैं तो बड़ा आनंदित होते हैं। मैं आपसे कहना चाहिए, एक आग्रह करता हूं कि मेरे इस मंच से जुड़े हुए उन सभी विद्यार्थियों के लिए बताएं कि कैसे आपने 10वीं कक्षा से जो है आरईएस की मंजिल प्राप्त की है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। और मेरी इस सफलता के लिए प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता जी और गुरुदेव, और जो भी इस मेरी सफलता की यात्रा में मेरे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने वाले सभी सहयोगी और मेरे मित्रगण, उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार। और सर, जैसे आपने पूछा कि इस तैयारी के पीछे मेरी जो सफलता का जो रहस्य रहा है, सफलता मेरे 10th, मैंने ग्रेजुएशन मेरे गृह जिले से गांव से ही हुई थी मेरी 10th। और 10th परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने 12th परीक्षा प्राइवेट विद्यालय नागौर से किया था मैंने। और नागौर से 12th करने के बाद एक बात मैं बीच में ही किशन आपको रोकता हूँ। यहाँ एक बात हम दोनों में बड़ी समान है। 12वीं कक्षा इन्होंने भी स्वयं पाठी के रूप में उत्तीर्ण की है और मैंने भी 12वीं की परीक्षा स्वयं पाठी के रूप में उत्तीर्ण की है। कुल मिलाकर के ये जो पथरीला रास्ता है, मैं अनुभव कर सकता हूँ कि कैसे यहाँ तक पहुँचे होंगे। बिल्कुल सर, मैं
फिर मेरी 12th परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन मैंने यहाँ JNU विश्वविद्यालय से यहाँ से मैंने एडमिशन लिया था, नियमित रेगुलर एडमिशन था मेरा। और उसी समय मेरी इस JNU एडमिशन के साथ ही मेरी एक नई राह शुरू हुई थी, जो आप ही के गुरुजी के मार्गदर्शन में मेरी जो नया अनवरत राह जो चलती रही और आज इस RES के स्तर तक, आज इस RES पर तक मैं पहुंच पाया हूं। इसके पीछे आपका और मेरे माता पिता जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, बिल्कुल सही बात है। जिसके कारण मैं आज इस एक उच्च पद पर पहुंच पाया हूं। इसके लिए भी पुनः आपका बहुत बहुत आभार। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि किशन ने कितनी बार ये कहा कि माता पिता का आशीर्वाद है। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए कहता हूँ, गुरु जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, लेकिन जिसने हमें ये जन्म दिया है, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आप सभी साथियों को कहता हूँ कि उनके लिए आप ज़रूर जो हैं ऐसा भाव रखें जैसा कि विद्यार्थी रखते हैं। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गई है कि जब जोधपुर ये आए और BA की कक्षाएं जहाँ लगती थी, पहली बार जब मैं उधर से निकला तो मैंने अपने विद्यार्थी को पहचान लिया कि ये सच्चा विद्यार्थी हो सकता है जो भविष्य में मुझे भी उस रूप से ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए साथियों, कौन सा विद्यार्थी कैसा है और किस शिक्षक से कौन सा विद्यार्थी कब जुड़ जाता है, यह एक संयोग होता है और उस संयोग से वे दोनों एक दूसरे को अपना अक्ष देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे बिल्कुल मालूम है 2000 करीबन 15 में पहली बार मिला था और तब से लगातार जो है हमारा संपर्क बना हुआ है और साथ ही आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि किशन, जब आपने BA पूरी की, MA की परीक्षा पास की और B.Ed की परीक्षा पास की, इसके बाद आपने अपनी तैयारी कैसे की? इस कैसे से मेरा मतलब यह है कि आपने किस तरीके से अपना समय प्रबंधन किया, वो जरा हम थोड़ा जानना चाहते हैं। जी सर, मेरी 2015 में BA कंप्लीट हो गई थी और 2017 में मेरी B.Ed हुई थी और 2019 में MA हुआ था मेरा। तो मेरी 2017 में B.Ed होने के बाद में ही जस्ट उसके बाद सेकंड ग्रेड की एक भर्ती आई थी, RPSC ने जारी की थी, और उस सेकंड ग्रेड भर्ती में मेरा भाग्य आजमाया था मैंने उस भर्ती में, और उस तैयारी मैंने बड़ी लगन से की थी। लेकिन मेरे B.Ed कंप्लीट होने के बाद मेरे पास सिर्फ 4 महीने ही थे और 4 महीने मैंने स्व अध्ययन करते हुए उसकी अच्छी मेहनत की थी और मेरा उसमें 2 गुना में भी चयन हुआ था और अंतिम में वेटिंग में कुछ अंकों से रह गया था, 0.80 से। और उसके बाद मैंने नियमित अनवरत मेहनत जारी रखी, उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी का ही परिणाम है कि 2018 की वो भर्ती थी, उसके बाद कोरोना काल आ गया था 2020 में, उसके बाद कोई निरंतर भर्ती आई नहीं थी। उसके बाद 2021 में जब रीट की सुगबुगाहट उठी और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो उस भर्ती में भी मैंने गुरुजी के आप ही सर के यहाँ निर्देशन में रहते हुए, सर के पास रहते हुए मैंने 4 महीने तैयारी की थी और वो मेरा एक स्वर्णिम समय था कि जिसमें मैंने 4 महीने यहाँ तैयारी करते हुए मैंने उसमें 150 में से 131 अंक प्राप्त किए थे और वो मेरा सबसे ज़्यादा एक अचीवमेंट था। और उन्हीं के साथ, तैयारी के साथ साथ मेरा SI भी क्लियर हुआ था एग्ज़ाम, और SI फिजिकल भी मैं देकर आया था, और उसके साथ मेरा RS प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था और मैंने उसके बाद RS मेंस की भी तैयारी की थी। लेकिन वो मेरा दुर्भाग्य कहें या फिर सौभाग्य ही कहें कि वो भर्ती 2021 थर्ड ग्रेड की थी, वो विवादों के कारण रद्द हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने निरंतर मेहनत की, उसके बाद भर्ती आई जब टीचिंग की पहली भर्ती, उसके बाद मैं 2022 में निकाली थी जब 2022 में जब भर्ती निकाली तो मैंने अच्छे से मैं जुट गया था। उस समय एक साथ में भर्ती आई थी, द्वितीय श्रेणी अध्यापक और विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या थी कि थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। बिल्कुल द्वंद्व में फंस गए थे कि किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें। उस समय द्वितीय श्रेणी अध्यापक की भर्ती पहले आई थी। जी जी जी। और उसके जस्ट 1 महीने बाद में प्रथम श्रेणी अध्यापक की विज्ञप्ति निकाली थी। तो हम फंस गए थे। लेकिन मैंने ये डिसीजन कर लिया था कि क्योंकि मैं 2018 की द्वितीय श्रेणी अध्यापक में कुछ अंकों से रहा था, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैं भर्ती निकाल लेंगे, इतना समय है, अच्छे से मेहनत करेंगे तो जरूर निकाल लेंगे। लेकिन आप ही ने बताया, आप ही से मैंने फिर जिज्ञासा शांत करने के लिए आप ही से पूछा, तो आपने यही सजेस्ट किया कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें।
अच्छे से, क्योंकि उसमें हिंदी था, तो हिंदी सब्जेक्ट होने के कारण सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में दोनों का विषय से पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम लगभग 70 से 80% मिलता है, मिलता जुलता था। मिलता है। तो इसी का मैंने फायदा उठाते हुए मैंने सेकंड ग्रेड की जगह फर्स्ट ग्रेड को प्राथमिकता दी और मैं बड़ी लगन से उसमें लग गया। और मेरे पास में सिर्फ 5 से 6 महीने थे उस तैयारी में, और मैं इतनी लगन से लगा, और एक ही मैंने टारगेट था कि बस ये पढ़ना है। और वही पुस्तकें जो मैंने निर्धारित कर दी थी, जो आपने बताई, उन्हीं पाठ्य पुस्तकों को, उन्हीं पुस्तकों को जो ऑथेंटिक पुस्तक है, उन्हीं को मैंने निरंतर पढ़ा, और उसी की सफलता का ये राज है कि आज मैं प्रथम श्रेणी अध्यापक पर कार्यरत हूँ। और इसके साथ साथ मेरी वो एक तैयारी इतनी स्वर्णिम कहें या फिर इतनी अच्छी तैयारी थी कि उस एक तैयारी के साथ साथ मेरा द्वितीय श्रेणी अध्यापक में भी चयन हुआ, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में भी अंतिम चयन हुआ, क्या बात है। प्रथम श्रेणी में हुआ, मेरा तीनों भर्तियों में अंतिम चयन हुआ। लेकिन फिर मैंने तृतीय श्रेणी अध्यापक की भी 4 महीने सर्विस की, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट अंतिम रिजल्ट बाद में आया था, और उसके बाद में अंतिम रूप से मेरा फर्स्ट ग्रेड चयन हो गया। क्या बात। मैं अभी विद्यार्थियों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति स्तरीय तैयारी कर लेता है, यानी कि जब हमारी पढ़ाई उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां हमें एक अच्छा सा ज्ञान हो जाता है विषय का, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होता है। और उस समय आपको यूं लगता है कि मैं ये क्या हो रहा है। एक समय था जब कहीं हो ही नहीं रहा है, और एक ऐसा समय आता है जब आप सभी परीक्षाओं में निकल रहे होते हैं। इसका मतलब होता है कि हम उस स्तर तक तैयारी कर चुके होते हैं जो आम परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा ही आपके साथ हुआ, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, और इसी तरीके का हर व्यक्ति के साथ होता है जो मेहनत करता है। एक ये बताएं कि जब कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठता है और 24 घंटे का समय होता है, विद्वान अपना अपना एक तरीका देता है। कभी कोई 12 घंटे प्लस 12 घंटे, कभी 8-8-8 का फॉर्मूला बताते हैं, कभी कोई 6-6 का फॉर्मूला बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं या जानना चाहते हैं हम लोग कि आप उस समय का प्रबंधन कैसे किया आपने। बिल्कुल सही बात है। आज का विद्यार्थी इस प्रतियोगिता की जाल में इतना फंस चुका है और इस द्वंद्व की स्थिति में जीता है कि वो स्व निर्णय नहीं कर पाता है कि मुझे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समय का प्रबंधन कैसा करना है। जी। तो ये आम प्रकार की समस्याएं या उन बच्चों की कहें कि ये इस प्रकार की जिज्ञासा रहती है। मेरा ये मानना है कि आपका जब मन करें उस समय अच्छे से पढ़ाई करें। वेरी गुड। ये कोई निर्धारित नहीं है कि इस समय आपने पढ़ा तो आपको अच्छा रहेगा। जब आपको समय जो उचित लगे, उस समय के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो वो सबसे अनुकूल आपका वो समय है जो आप खुद निर्धारण करें। बहुत अच्छी बात बताई कि मन जब करे तब पढ़ना चाहिए, लेकिन मन करे ही नहीं तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि पढ़ाई को हमें एक बोझ नहीं लेना चाहिए, और इतना ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना था। नहीं, 8 घंटे की बजाय मैं ये मानता हूं कि जैसा किशन आप बता रहे हैं कि क्वांटिटी में पढ़ने की बजाय क्वालिटी में पढ़ना चाहिए। क्वालिटी में पढ़ना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी एक बिंदु को लेकर बैठते हैं, अगर बिंदु में आपको अगर 10 घंटे भी लगते हैं तो उस बिंदु को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और एक बार अच्छे से तैयार करना चाहिए, अच्छे से तैयार करना। बिल्कुल सही बात है। अब हिंदी की तैयारी करने वाले जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, वैसे तो समय समय पर मैं भी बताता रहता हूं, लेकिन उन सटीक पुस्तकों के बारे में हम पूछेंगे जो हमें पढ़नी चाहिए। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को तैयारी करने के लिए मात्र 3 पुस्तकें बताइए। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए तैयारी करने के लिए एक तो आरबीएससी की जो पाठ्य पुस्तक चलती है 11-12 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वेरी गुड, बहुत अच्छी पुस्तक है। सबसे संक्षिप्त और आपका पूरे इतिहास को कवर करने वाली वो पुस्तक है। उससे आपका आधार बन जाएगा, वेरी गुड, आपके इतिहास की समझ बन जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्या इतिहास में पूछा जाता है क्या नहीं, एक वो पुस्तक। और दूसरी मैं कहूँगा विश्वनाथ तिवारी की एक पुस्तक आती है, बिल्कुल उसी का नाम भी यही है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, वो भी पढ़नी चाहिए। और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, उस पुस्तक को भी मैं प्रेफर करूंगा। वो थोड़ी लेंथी है, लेकिन आपको अगर समय है तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उससे आपकी साहित्य की समझ थोड़ी विस्तृत हो जाएगी, बहुत विस्तृत होती है। बिल्कुल सही कहा। आपके ये कथन से संबंधित सवाल हो, कुछ ऐसे कोटेशन आ जाते हैं, वो सीधा उस पाठ्य पुस्तक से, उसी पुस्तक से उठाए जाते हैं। तो ये आपका सवाल कि जैसे इस प्रकार के सवालों को हेल्प करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण। एक चौथी पुस्तक मैं जोड़ देता हूं, और वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, प्रोफेसर बच्चन सिंह, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक अब ये बताइए कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, जैसे मैं अपने विद्यार्थियों को आचार्य प्रोफेसर भगीरथ मिश्र की पुस्तकें प्रेफर करता हूं, और एक पुस्तक दिल्ली से निकलती है
भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो कि सत्यदेव चौधरी की है, ये मैं कुछ पुस्तकें बताता हूँ, क्या आप इनसे सहमत हैं? बिल्कुल मैं इन्हीं से सहमत हूँ, और आप ही से आप ही ने जब मुझे बताया इन पुस्तकों के बारे में तो मेरे पास भी है, और मैंने यही पुस्तकें पढ़ी। वेरी गुड। और इन्हीं पुस्तकों से क्या पढ़ते बात हुए मैंने भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तैयारी की। तो ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और बहुत ऑथेंटिक पुस्तकें हैं। शाबाश। हमेशा ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ें जो आपकी आरबीसी और एनसीईआरटी में चल रही है, या जो आपके लिए हिंदी ग्रंथागार अकादमी की है, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो जारी की गई जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को ही प्रेफर करें जो आपके लिए आधार मजबूत करने और आपके हर डाउट को क्लियर करने में सहायक हो। बिल्कुल सही कहा। ये कहना चाहिए एक अनुभव वाला व्यक्ति आपके सामने दोस्तों, और जिसने वास्तव में वे पुस्तकें बताई जिससे मैं खुद भी सहमत हूँ। किशन, मैं एक प्रश्न आपसे और करना चाहता हूँ। आज के दौर में विद्यार्थियों को अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने के लिए या अपनी पढ़ाई का स्तर जांचने के लिए क्या किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल उचित है, और टेस्ट सीरीज़ की उपयोगिता बहुत अति महत्वपूर्ण है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उससे आपको एक माहौल और पेपर का पैटर्न, पेपर की समझ और आपका एग्जाम हॉल का प्रेशर, सारी चीज़ें ये दूर करने में बड़ा सहायक है टेस्ट सीरीज। जैसे आप माना कि मेरा ये मानना है कि आप कभी भी जब तैयारी करें, सर्वप्रथम उसका सिलेबस निकाल कर लाएं उस भर्ती का, और उसके प्रत्येक बिंदु को अच्छी तरह से देखें, और उससे जुड़ी हुई ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं वो लेकर आएं। और उसके बाद में तीसरा काम आपको ये करना है, आरपीएससी की साइट से जितने उस भर्ती से संबंधित पुराने प्रश्न पत्र आज तक हुए, पुराने प्रश्न पत्र और उनकी उत्तर कुंजी जो वहां दी हुई है वो निकाल कर लाएं, और उनको अच्छी तरीके से पढ़ें और ध्यान से देखें कि कहाँ से प्रश्न बनता है और उस बनने की प्रकृति क्या है। प्रश्न को एक बार पढ़ें, 2 बार समझें, उससे आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। फिर आप तैयारी भी उसी लय से, उसी प्रश्नों को समझ में रखते हुए जब करेंगे तो आपको सफलता से कोई मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ किशन, कि हम लोग किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ये ज़रूरी नहीं है। मैं इस बात के लिए कभी ये नहीं कहता हूं कि टेस्ट सीरीज होनी ही चाहिए, लेकिन टेस्ट सीरीज के रूप में अभ्यास मालाएं जो आती है, अभ्यास पुस्तकें जो आती है, और जिसमें विशेष करके जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित जो पूर्व में प्रति परीक्षाएं हुई है उन प्रश्न पत्रों को हमें अच्छे से समझना चाहिए। किसी भी रूप में टेस्ट सीरीज का ये नहीं है कि आप कोई भी किसी कोचिंग संस्थान का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कोई जरूरी नहीं। आपके पास अभ्यास प्रश्नों का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, होना चाहिए। बिल्कुल सही। आपकी प्रश्नों की प्रकृति समझ में आती है। कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, लेकिन प्रश्नों को जल्दबाजी में समझ नहीं पाते, शब्द समझ नहीं पाते हैं, शब्द छूट जाता है, असत्य सत्य, संगत असंगत। हाँ, ये ठीक बात कही। प्रश्न आते हैं जो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी नजर से एकदम निकल जाता है। हाँ, बिल्कुल स्लिप हो जाते हैं। बाद में जब पता चलता है, घर आने पर पता चलता है कि हुआ क्या है। जी, समस्याएं आपकी उन अभ्यासों से जितने ज्यादा प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे, चाहे टेस्ट सीरीज में, चाहे पुराने भर्ती के प्रश्न पत्र हो, चाहे किसी पुस्तक के प्रश्न पत्र हो, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। एक मेरा प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है, आप उसको समझेंगे और फिर जवाब देंगे। विद्यार्थी के साथ ऐसी घटनाएं आम रूप से होती है, और जो कि मैं तो खुद इस लाइन से निकला हूं, जब विद्यार्थी का चयन नहीं होता है, वो असफल हो जाता है, जैसा आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, लगभग सबके साथ होता है। और पहले तो उन सभी साथियों को मैं ये कह दूं कि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो पहले एग्जाम में ही सफल हो जाता है। ऐसा कोई विरला ही होगा, लाखों में ही कोई एकाध होगा जो डायरेक्ट पहली भर्ती में निकल जाता है। लेकिन जब हम असफल हो जाते हैं, चारों तरफ घोर अंधेरा सा नजर आने लगता है, और हम जवाब नहीं दे पाते अपने मित्रों को घर में कि क्या होगा आगे, तो हम बड़े तनाव में आ जाते हैं। क्या ये तनाव आपको हुआ है? और यदि तनाव हुआ है तो इस तनाव से कैसे जो है मुक्ति मिल सकती है, कैसे तनाव से निकल कर हम तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, आज की प्रतियोगिता के इस जमाने में इस तैयारी करने वाले प्रत्येक बंधु के साथ में ऐसा होता है। प्राय मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि आपकी जैसे उम्र ढलती जाती है और आपकी जो आधारभूत शिक्षा है वो समाप्त हो जाती है, और आप इस प्रतियोगिता के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो स्वतः ही इस प्रकार की समस्याएं, तनाव, कुंठाग्रसित हो जाना, दबाव में आ जाना, इस प्रकार की स्थिति होती है। और वही आपका पेपर बिगाड़ देता है वहाँ एग्जाम। बिल्कुल सही कहा। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि असफलता है वो सफलता का पार्ट है। बिल्कुल, कोई भी सफलता असफलता के रास्ते से होकर ही गुजरती है। वेरी गुड। बिना असफलता बिल्कुल सफलता नहीं मिल सकती। तो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना है कि असफलता होना ही एक पाप नहीं है, वो आपकी कमियों को, आपकी कमजोरियों को आपके सामने लाने का ही एक माध्यम
है, माध्यम है जिससे आप अपनी कमजोरियों को जान सकते दूर हैं, कर सकें। उन कमजोरियों को दूर करें और वापस अपनी तैयारी में मजबूती साथ जुट जाए। मेरा ये मानना है कि एक दुआ है कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते शिला पर पड़त निशान। हाँ, सिल पर होत अगर निशान। आप अभ्यास निरंतर करेंगे जी, तो जरूर आपको एक दिन सफलता लक्ष्य जरूर मिलेगी। मिलेगी। और दूसरा आपका प्रश्न था कि तनाव से किस प्रकार से उबरे, तो तनाव आना स्वाभाविक है, मुझे भी आता था। लेकिन आपको जब भी तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो अपने दिमाग को शांत रखें और अपने उन माता पिता की तस्वीर को जरूर सामने लाएं और देखें कि ये माता पिता मेरे लिए कितना कुछ कर गुजरने के लिए कितनी अच्छी मेहनत करके मेरी एक एक पसीने, उनकी एक एक पसीने की बूंद सींच सींच कर वो मुझे भविष्य हर का प्रकार की समस्याओं, हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। हाँ, तो ये उनसे उनका प्रेरणा संघर्ष लेने मेरी की संघर्ष के सामने, उनका कुछ संघर्ष नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मेरा संघर्ष उनके सामने कुछ भी है भी नहीं। नहीं। हाँ, तो इसके लिए आप में समय मिले ऐसे लोगों की जीवनी जरूर पढ़ें। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू, इनकी जीवनी पढ़ें, आपको उनका पता चलेगा कि उनका कितना संघर्ष रहा है और हमारा संघर्ष कितना छोटा है। तो ये जरूर देखें, सोचें, समझें और संगीत सुने, कुछ अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाएं, व्यायाम करें और अपने योगा करें। हाँ, कुंठाग्रस्त स्थिति होने में अपने खास दोस्त मित्र होने चाहिए 2-3, जी, जिनसे अपने विचारों को साझा कंसल्ट करें, अपनी बात को कंसल्ट करें। हल्कापन महसूस होता है, स्वाभाविकता है। साइंस भी ये मानता है कि आप जितने अपने विचारों को खुलकर किसी के सामने प्रकट करेंगे तो उतना ही आपको हल्का महसूस होगा, दिमाग अच्छा फील होगा। तो ये जरूरी है, ये जरूर करें, तो इससे आपके तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप अपने अभ्यास और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर। अच्छा, एक मेरा अगला जो प्रश्न है कि वैसे तो मैं आपसे ये निजी प्रश्न कर रहा हूँ कि आपका अगला लक्ष्य क्या है, एक बार हमको बताएं। बिल्कुल जी सर, मेरा शुरू से ही लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाने का रहा है और मैंने 2 बार RS मेंस भी दिया है। शाबाश। अब और मैं वापस उसी प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा ये एजुकेशन फील्ड में आना, इस शिक्षा के क्षेत्र में आना, ये मेरा बी प्लान था। क्या बात है। लेकिन मुझे ए प्लान की प्राप्ति न होने पर क्या हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य रखना चाहिए, एक बी प्लान भी रखना चाहिए कि आप अपने मुख्य लक्ष्य में अगर सफल नहीं बहुत जरूरी है तो आप कम से कम ऐसा लक्ष्य तो प्राप्त करें जिससे कि आपको एक हौसला मिले, आपको एक दृढ़ शक्ति मिले और आप एक अच्छी और उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वापस उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो आपके सहायक रहेगा। इसलिए बी प्लान जरूर मैं आपके लिए शुभकामनाएं अर्पित जो है व्यक्त करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको निश्चित रूप से प्रशासनिक सेवा की तरफ जाएं और समय समय पर मैं याद भी दिलाता रहूँगा। अंत में मेरे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हजार विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा संदेश आप क्या देना चाहते हैं जिससे कि आने वाले समय में उनको भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए? बिल्कुल, मेरा संदेश यही है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और निरंतर दिन रात उसके लिए मेहनत करें और उसके पीछे इतनी पागल होकर उसके पीछे जुट जाएं कि मुझे इस लक्ष्य की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मुझे रुकना नहीं है। मेरा ये मानना है कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उस सफलता के पीछे एक दिन की मेहनत नहीं होती है, उस व्यक्ति के सफलता के पीछे कई सालों की, कई वर्षों की कठिन मेहनत, तपस्या, साधना होती है, तब जाकर वो उस लक्ष्य की प्राप्ति में एक सहायक और एक अपने सामने प्रकट हो पाता है। तो इसलिए हमेशा ये सोचें, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक रहें, अपने माता पिता के ख्यालों और उनकी इच्छाओं और उनके जो सपने हैं उनको हमेशा साकार करने के लिए अच्छी लगन, निरंतर मेहनत और अच्छे गुरुओं के संपर्क में, अच्छे मित्रों के संपर्क में, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और उनके संपर्क में रहते हुए अपने लक्ष्य की निरंतर प्राप्ति करें। और मेरा गुरु होता है, गुरु का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कबीर जी के एक दोहा मुझे याद आता है कि गुरु कुमार शीस कुंभ, गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर बाह्य चोट। कि जिस प्रकार से कुम्हार होता है वो मिट्टी को एक बड़े आकार घड़े का आकार दे देता है, वही गुरु का काम है, वो एक डबल काम करता है, उसका डबल रोल है। अज्ञानी को भी एक ज्ञानी बना देता है, वो काम है गुरु का। तो वापस मैं अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं साथियों, किशन को फिर से, मेरे प्रिय विद्यार्थी को जिसने इतना समय दिया, इतनी बड़ी बातें की और बड़ी खुल करके बातें की, ऐसा कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं रहा कि कोई बात हम मन में छुपाएं, तो मैं इस मंच के माध्यम से इनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में जो अपना ए प्लान है वो इनको प्राप्त हो जाएं और मेरे इस YouTube चैनल पर और इस जगह पर आकर आप सभी विद्यार्थियों से अपनी बात
इसके लिए भी मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, सबको जिन्होंने नमस्कार। आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान और जो मेरी मन की और स्टूडेंट के लिए और कुछ जो बताने का प्रयास किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पर मुझे स्थान दिया। थैंक यू थैंक यू सो मच।